नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एकोल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एसपी पेट 2023 की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इसमें टेस्ट सीरीज पेट का जो है थंबनेल तो है, लेकिन अभी से केवल ग्राम पंचायत अधिकारी के ही प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो आइए आज के टेस्ट को देखते हैं। दोस्तों, किसी स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय का वर्णन ऋग्वेद में किस स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है? 1 पंचायत, 2 सभा, 3 समिति, 4 विदत। तो दोस्तों, सभा, समिति और विदत का वर्णन तो ऋग्वेद में है, लेकिन पंचायत का वर्णन ऋग्वेद में नहीं है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। आइए दोस्तों, पंचायत के बारे में एक बार शुरू से जानकारी ले लेते हैं कि स्थानीय लोकतांत्रिक निकाय किस किस तरह के हैं, शुरू से क्या क्या परिवर्तन आया है एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, पंचायती राज संस्थान यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसका इतिहास इस प्रकार से है। वैदिक युग में पंचायत एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों को समूह होता था। और ऋग्वेद में सभा, समिति और विदत 3 स्थानीय लोकतांत्रिक निकाय का वर्णन है, तो जो कि प्रश्न में भी पूछा गया है। दूसरा पॉइंट आ जाता है महाकाव्य। महाकाव्य में एक रामायण है और महाभारत, दूसरा महाभारत है। रामायण में प्रशासन को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक पुर, जिसको नगर कहते थे, दूसरा जनपद, जिसको ग्राम कहते थे। यानी कि नगर को पुर कहते थे और ग्राम को जनपद कहते थे। राज्य में जाति पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रि परिषद का सदस्य होता था। और महाभारत में शांति पर्व से स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। और ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ थी। ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था और 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। तीसरा पॉइंट है प्राचीन कालीन इतिहास। और इसमें मौर्य काल और मौर्य एवं मौर्योत्तर काल और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल 2 भागों में विभाजित करके देखते हैं। दोस्तों, पहला है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्राम का मुखिया ग्राम का शासन चलाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र में जो है मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। संपूर्ण जनपद के शासन को समाहर्ता कहा जाता था। समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते थे। प्रत्येक ग्राम का अलग अलग शासक होता था, जिसे ग्रामिक कहते थे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, विषयपति, जिसको जिलाधिकारी को विषयपति कहते थे। ग्रामिक, ग्राम प्रधान को ग्रामिक कहते थे। राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी सर्वाध्यक्ष कहलाता था। पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग, जिन्हें उच्च से उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था, कुमार मात्य कहलाते थे। और मध्यकाल में है दोस्तों, चौथा पॉइंट है मध्यकाल में। मध्यकाल में है आपका, एक मिनट दोस्तों, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल में राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। और ग्राम प्रशासन था इसमें मुकद्दम, प्रशासन को मुकद्दम कहा जाता था। पटवारी, राजा को संग्रह करने वाले को पटवारी कहा जाता था। चौधरी, पंचों की सहायता से विवाद समाधान करने वाले को चौधरी कहा जाता था। मुगल काल, मुगल काल के दौरान जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने ग्रामीण स्वशासन के पतनोन्मुख किया। और पंचायती राज, पंचायती राज का अर्थ पंचायतों, एक सेकंड दोस्तों, पंचायती राज का अर्थ पंचायतों द्वारा गांवों का शासन करना है, ताकि गांवों का पुनर्निर्माण हो सके। राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी है। पंचायती राज का संबंध सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका को स्वीकारा गया। ग्रामीण समाज के विकास के लिए तथा आर्थिक व प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए स्थापित
व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। आदिकाल के ऋग्वैदिक साहित्य से लेकर अंग्रेजों के आने के समय तक पंचायतों का उल्लेख रहा है। पंचायती राज की प्रेरणा परंपरागत पंच परमेश्वर से मिली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो पंचायतों के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली गई। गांव की कल्पना एक आत्मनिर्भर स्वायत्त शासन तंत्र के रूप में की गई। बी है दोस्तों भारत में पंचायती राज का उद्भव। भारत में पंचायती राज के इतिहास के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कार्यक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। वैदिक युग। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायत शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। ऋग्वेद में स्थानीय इकाइयों में सभा समिति और विधत का उल्लेख मिलता है, जो कि प्रश्न में भी पूछा गया है। ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। महाकाव्य युग भारत के 2 महान महाकाव्य काल को इंगित करता है, रामायण और महाभारत। रामायण के अध्ययन से संकेत मिलते हैं कि प्रशासन 2 भागों में पुर और जनपद अर्थात नगर और ग्राम में विभाजित था। राज्य में एक जाति पंचायत यानी कि कास्ट पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्री परिषद का सदस्य होता था। महाभारत के शांति पर्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मनुस्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय शासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ विद्यमान थी। ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। विंश अधिपति, शतग्राम अध्यक्ष और शतग्रामपति क्रमशः 20, 100 और 1000 ग्रामों के प्रमुख होते थे। यानी कि 20 ग्रामों के प्रमुख को विषम अधिपति और 100 ग्रामों के प्रमुख को शतग्राम अध्यक्ष और 1000 ग्रामों के प्रमुख को शतग्रामपति कहा जाता था। वह स्थानीय स्तर पर कर एकत्र करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे। और इसकी एक बार सारणी देख लेते हैं दोस्तों। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, जो परिवार का प्रमुख होता था मुखिया या कुलप कहलाता था। और कई परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे और ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। कई ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे, जिसका प्रमुख विषपति कहलाता था। कई विष मिलकर जन का निर्माण करते थे, जिनका प्रमुख जनपति कहलाता था। कई जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे, जिसका प्रमुख सम्राट कहलाता था। प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन के संबंधित शब्दावलियों पर एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। ग्राम सभा का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में हुआ। ग्रामणी, ग्राम प्रशासन के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। गोप, हरबंदी का कार्य करने वाले को गोप कहा जाता था। गौलमिक, ग्रामीण प्रशासक को गौलमिक कहा जाता था। ग्रामपति या महत्तर, ग्राम प्रशासन को ग्रामपति या महत्तर कहा जाता था। उर, लोगों की संस्था को उर कहा जाता था। पटवारी, ग्राम प्रधान का जो सहयोगी होता था उसे पटवारी कहा जाता था। मौजा, गांवों के समूह को मौजा कहा जाता था। और प्राचीन काल में एक बार नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। नगर को पुर कहा जाता था और इसका प्रमुख नागरिक होता था। स्थानीय निकाय किसी भी राजकीय हस्तक्षेप से मुक्त थे। मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम का मुखिया वृद्धों की एक परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता था। यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही, यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुए। इस काल में जिला अधिकारी को विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामिक के रूप में जाना जाता था। प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों के एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचालित होती थी। यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि
पंचायत के प्रमुख के रूप में यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी को कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता। एक सेकंड दोस्तों, ग्राम विकास के उद्भव के चरण पर एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। वैदिक जीवन का ग्रामीण सामुदायिक परिवेश, ग्रामीण मुख्य, ग्राम अधिकारी। अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति में ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त साक्ष्य मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम प्रधान का ग्रामीण के रूप में उल्लेख और मध्यकाल में ग्राम शासन के 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख। एक पटवारी, राजस्व संग्रह को पटवारी कहा जाता था। दूसरा चौधरी, पंचों की सहायता से विवाद निपटान करने वाले को चौधरी कहा जाता था। तीसरा मुकद्दम, प्रशासन हेतु जो कार्य करता था उसको मुकद्दम कहा जाता था। और दक्षिण भारत में ग्राम समाज की सुदृढ़ की एवं शानदार प्रस्तुति, इसमें भी 3 पार्ट हैं। एक है और सामान्य ग्रामीणों का संगठन, दूसरा महासभा ब्राह्मणों का संगठन, तीसरा नाडु ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र। लॉर्ड मेयो 1870 में स्थानीय संस्थाओं का उद्भव। ग्रामीण स्तर पर 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा ग्रामीण संस्थानों को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया और वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। मध्यकाल, सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था जिन्हें विलायत कहा जाता था। ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। एक प्रशासन के लिए मुकद्दम, 2 राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, 3 पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए चौधरी। ग्रामों को प्रशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त थीं। मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण प्रशासन को नष्ट कर दिया। मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। ब्रिटिश काल, प्रारंभ में ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त। 1870 में मेयो प्रस्ताव से स्थानीय प्रशासन की दिशा में प्रयास प्रारंभ। 1882 लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। 1907 CEH होबहाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के संगठन से एक अहम बल मिला। इस आयोग यानी कि कमीशन ने 1909 में अपनी रिपोर्ट में इस आयोग या कमीशन ने 1909 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा स्थानीय प्रशासन का विषय प्रांतों को सौंपा गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में ही इन स्थानीय निकायों की पूर्ण स्वतंत्रता की भी बात कही गई थी। भारत में पंचायतों का उल्लेख ऋग्वेद, बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल तथा मुगल काल में निरंतर मिलता है। फिर भी इन्हें औपचारिक रूप से संगठित करने का सबसे पहला प्रयास अंग्रेजों ने किया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त सरकार का विचार प्रस्तुत करके नगरों के लिए नगर पालिका समितियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल बोर्डों की स्थापना की। 1909 ईस्वी में लाहौर में हुए 24वें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पंचायतों की महत्ता को अनुभव किया गया तथा इनके पुनर्गठन की व्यवस्था की परिकल्पना की गई। जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी, हालांकि स्थिति अच्छी नहीं थी। चार्ल्स मैडकॉफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। अंग्रेजों ने अपने शासन विस्तार के लिए ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया और उसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया। इस तरह के ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति लोग अपनी आस्था खोने लगे। रॉयल कमीशन ने 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की और ग्रामीण मुद्दों और स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित किए जाने की सिफारिश की।
ब्रिटिश काल। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वह कमज़ोर हो गए। वर्ष 1870 में भारत में प्रतिनिधित स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। वर्ष 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव यानी मेयोज रिजोल्यूशन ने स्थानीय संस्थाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। वर्ष 1870 में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1857 के विद्रोह ने शासी वित्त पर भारी दबाव बना दिया था और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार यह राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनके अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। सभी बोर्डों जो समय अस्तित्व में थे उसकी बात हो रही है, में सभी बोर्डों में निर्वाचित यानी कि जो वह बोर्ड जो समय अस्तित्व में थे में निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों में से ही चुना जाना था। इसे भारत में स्थानीय प्रशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1970 में स्थानीय प्रशासन संस्थाओं को CEH होबहाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन या रॉयल कमीशन ऑन सेंट्रलाइजेशन के गठन से अत्यंत बल मिला। इस कमीशन या आयोग ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस सुधार में यह अनुशंसा भी की गई कि जहां तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक महत्वपूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और बाह्य नियंत्रण से उन्हें संभवतः पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इन पंचायतों के दायरे में ग्रामों की सीमित संख्या ही थी और इनके कार्य भी सीमित थे। संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय प्रशासन के लोकतांत्रिक और जीवंत संस्थाओं के रूप में परिणत न हो सकी। वर्ष 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियम को पारित कर लिया था और वर्ष 1926 तक 6 देशीय रियासतों ने भी पंचायत कानून लागू कर लिए थे। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी गई और करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया। संविधान से पंचायतों के समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं की सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी और इसका सबसे प्रबल विरोध स्वयं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो दोस्तों आज के टेस्ट में इतना ही था और आज का टेस्ट समाप्त होता है। और अगर आपको ये टेस्ट सही लग रहा है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।